की गई। लेकिन जहाँ तक परसेप्शन की बात है, कल को तो आपके चैनल का भी लोग कहते हैं कि भाई परसेप्शन जो है ये बीजेपी के एकदम न्यूज़ चैनल है और वैसे चला था। तो परसेप्शन और एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है और अपने अपने तरीके से देखता है, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो आप जानते हैं और हम जानते हैं। तो सच्चाई को हमने जनता के सामने रखा है। सच्चाई यही है कि आप यहाँ इसी चैनल के मंच पे बैठ के बीजेपी का बैंड बाजा बजा रहे हैं, ये सच्चाई है? नहीं, ये तो मौका आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब आपने जब से पार्टी की बागडोर एक तरीके से संभाली है, आपके स्टाइल, वर्किंग स्टाइल में और लालू जी के वर्किंग स्टाइल में, और एक खास बात आपकी है, आपके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनसे आप कितने अलग हैं? देखिए, अब हम नए जनरेशन के हैं तो जाहिर सी बात है कि जो उस समय की जो मांग थी वो कुछ और थी, इस समय की जो मांग है वो कुछ और है। तो उस हिसाब से अपने आप को आपको तैयार करना होता है। तो उस हिसाब से नई राजनीति है, नया गठबंधन शुरू हुआ है और सारी चीज़ें हैं, तो उसको हिसाब से नए जनरेशन, हम तो कहते हैं लाठी से लैपटॉप तक हम लोग काम कर रहे हैं और नौजवानों को टेक्नोलॉजी से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, पार्टी के संगठन को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी जो है मास पार्टी रही है, तो संगठन भी हमारा मजबूत रहे। और जो पब्लिसिटी की जहाँ तक बात है, जो बीजेपी ने जिस हिसाब से कॉरपोरेट स्टाइल में चुनाव पूरा कर दिया है और पॉलिटिकल पार्टी को कॉरपोरेट के होने के बाद चुनाव लड़ना पड़ता है, इस टाइप का स्टाइल कर दिया गया है पूरे इलेक्शन का, तो कम से कम अब हम लोग भी उस दिशा में जो है हम लोग भी बढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली आपको जनता के बीच रहना होगा, जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। और हमारे पिता हों, वो लगातार जनता के बीच रहे हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो उसमें हम लोग कमी नहीं छोड़ रहे। लेकिन आप देखिएगा, हमारे पिता पहले ट्विटर पे नहीं थे, उनको लाने वाले हम थे ट्विटर पे। जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कम से कम सोशल मीडिया जो एक सही प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को रखने का, तो वहाँ भी हम अपनी बातों को रखते हैं। तो कोई भी एक स्कोप जो है, लालू जी ने इतना बड़ा काम किया, 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे में दिलाया, हर बजट में किराया उन्होंने कम किया, तो इतने बड़े बड़े काम, बिहार को 5-5 कारखाने देने का काम किया। लेकिन इसी जगह पे अगर मोदी जी होते या उनका कोई मंत्री होता तो ऐसे दिखाता जैसे कि पता नहीं क्या कर दिया। तो लालू जी को भी आपने हाईटेक बना दिया? नहीं, वो तो देखिए, समय के हिसाब से आपको सारी चीज़ों को देखना होगा और समय के हिसाब से ही अपने जीवन में आपको परिवर्तन करता ही रहना पड़ेगा। जी, ये जो गठबंधन की बात हो रही है कि सारे विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, अब वो विपक्षी दलों के उस प्लेटफॉर्म पर अचानक एक बहुत भीड़ सी हो गई है, सारे लोग उसमें आ रहे हैं। इस भीड़ में आप आरजेडी को एक अलग पहचान कैसे दिलाएंगे? आपके रिश्ते कांग्रेस से बहुत पुराने रहे हैं, राहुल गांधी अपने आप को कर्नाटक में भी कह चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार हूँ। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये अगली जो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, इसमें आरजेडी की भूमिका आप कहाँ देखते हैं और क्या आपको भी ये स्वीकार्य है जब इस तरह की जो बात होती है? देखिए, जो महागठबंधन बनाने की बात थी, तो बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट जहाँ ये कॉन्सेप्ट लाया गया महागठबंधन बनाने का। और आरजेडी का जो पहचान है वो ऑलरेडी है। जो लोग नए साथी जो जुड़ रहे हैं वो उनका स्वागत है, वो रहेंगे। लेकिन ये लड़ाई पहचान बनाने की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। तो महत्वपूर्ण है कि हमारा देश और संविधान बचा रहे। ये महत्वपूर्ण नहीं कि हम विजिबल हैं या नहीं हैं, हमको तो अपना काम करना है। अगर विजिबिलिटी रहे और पहचान ना भी मिले तो भी हम अपना काम करते रहेंगे। पर यही सवाल मैंने अखिलेश जी से भी पूछा था कि प्रधानमंत्री पद का कोई नाम आपके पास है, वही आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपके पास कोई है ऐसा उम्मीदवार जो सबको एक साथ जोड़ सके, ना सिर्फ नेताओं को, लोगों को भी जोड़ सके? देखिए, जो भी होगा मोदी जी से अच्छा चेहरा होगा, कम से कम जुमलेबाज नहीं होगा, जो कहेगा वो करके दिखाएगा। हम तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। हम ऐसा प्रधानमंत्री क्यों चाहें कि हम आपसे वादा करें कि हम आपको हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, यहाँ स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप बता दो एक स्मार्ट सिटी बनी हो। गंगा सफाई की बात की उन्होंने, मेक इन इंडिया से न्यू इंडिया चले गए। क्या हुआ? न्यू इंडिया में क्या देख रहे हैं हम? लिंचिंग देख रहे हैं हर जगह, दंगा फसाद देख रहे हैं हर जगह। तो विकास की तो बात ही नहीं हो रही।
बीजेपी का 6-7 ही एजेंडा है जिस पे वो चुनाव लड़ते हैं और देश को गुमराह करते हैं असली एजेंडे से। हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, पत्थरबाजी, इसके अलावा बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आप बताइए, हम तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। लेकिन आज आप आंकड़े देख लीजिए, हमारे कितने जवान शहीद हो गए इन पिछले 4 सालों में। सबसे ज़्यादा जवान जो है शहीद हुए। तो इसका कोई हिसाब किताब बोलने वाला नहीं। बीजेपी के बिहार में सरकार है, जब शहीद का डेड बॉडी आता है बिहार में तो कोई मंत्री वहाँ नहीं जाता है, कोई सम्मान नहीं देता है, और मंत्री का ये बयान आता है कि मेरे जाने से शहीद जिंदा हो जाएगा। कितनी शर्मनाक बात है। अब वोट की राजनीति करते हैं तो कम्युनलाइज करने का काम करते हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमको तो इतना मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, इतना सच्चा प्रधानमंत्री चाहिए कि असल में वो जो कहे वो करके दिखाए। तो ये 56 इंच का सीना कहाँ गया? ऐसी मजबूती आपको राहुल गांधी में दिखती है, ममता बनर्जी में दिखती है? ठीक है, दिखने से नहीं होता, आप उनको मौका दीजिएगा तब तो पता चलेगा ना। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको मौका मिलेगा तब तो वो दिखेगा। कि हम छाती फुला लें और फोटो खिंचा लें तो उससे क्या लगता है? तब तो खल्ली को भेज दीजिए आप पाकिस्तान से लड़ने, उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो कभी कभी दुबले पतले लोग भी, सीधे साधे दिखने वाले लोग भी बड़े बड़े चीज़ें कर जाते हैं। तो हम जो दिखाए जाते हैं उस पर विश्वास करते हैं। यही तो बीजेपी की खूबसूरती है, इसी को तो हमको समझना है। तो अब धीरे धीरे जनता होशियार है, वो चीज़ों को समझ रही है और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जो अपनी गलती को सुधारने का काम करेगी और धोखेबाजों को और जिन्होंने चौकीदारी के नाम पे देश का खजाना लुटवाने का काम किया, अखिलेश जी ने तो नाम नहीं लिया, रिश्तेदारी में चले गए, लेकिन हम तो साफ साफ कहते हैं नीरव मोदी के क्या रिश्ता था, ललित मोदी जी से क्या रिश्ता, विजय माल्या से क्या रिश्ता। आप जाते हो विदेश, यूके के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हो, सारी बातें होती हैं, तो आप क्यों नहीं लेकर के आते हैं उनको? एजेंसियां जो हैं वो क्या कर रही हैं? आखिर वो देश से बाहर गए कैसे? एयरपोर्ट पे तो पासपोर्ट दिखाया जाता है जी, तो पहचान छुपा करके तो गए नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी सरकार आ गई तो आप इन्हें वापस ले आएंगे? देखिए, हम इतना ही कहेंगे कि ऐसा मौका ही नहीं आने देंगे कि कोई भाग के चला जाए। अभी भी क्या गारंटी कि उनके बाद भी कितने लोग नहीं गए, उनके बाद भी कितने लोग भागे हैं। 18 बैंकों की स्थिति खराब है, लगभग 90,000 करोड़ों का नुकसान हुआ है बैंकों का। नोटबंदी से क्या हुआ? क्या आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई? क्या पत्थरबाजी बंद हो गई? क्या करप्शन मिट गया? अब तो एटीएम में से भी नकली नोट आने लग गए हैं। पहले कम से कम एटीएम में से तो सही नोट आता था, असली नोट आता था, अब तो नकली नोट वहां भी आने लग गए। तेजस्वी जी, अगर अब चुनाव होते हैं लोकसभा के, जो आपने महागठबंधन पहले ट्राई किया बिहार में, इस बार भी आपकी पार्टियों से, बाकी अलग अलग पार्टियों से बातचीत हो गई है, चल रही है कि इस बार भी महागठबंधन होगा बिहार में? देखिए, अभी हमारा कांग्रेस से गठबंधन है, जीतन राम मांझी जी हैं, और हमारे चाचा को छोड़ करके और कोई आना चाहे तो हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं, उनका स्वागत भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे चाचा अगर प्रयास करें दोबारा आने का तो हमें नहीं लगता कि उनको आने देना चाहिए। हालांकि निर्णय पार्टी का है, लेकिन हम इसके विरोध में रहेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके चाचा मतलब नीतीश जी वापस आना चाह रहे हैं आपके साथ? लगता है आपको ऐसा? अब उनको 1 साल बाद नोटबंदी जो है ख़राब लग रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि पेट्रोल डीजल का जो हाई प्राइस हो गया उससे देश का नुकसान हो रहा है। यही हमारे चाचा कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। यही हमारे चाचा कहते थे कि संघ मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन अब संघ युक्त बिहार करने चले। तो उनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। पर अगर आ भी जाएं जी, अगर हम ले भी लेते हैं उनको अपने गठबंधन में, जो कि वो छोड़ करके गए थे, तो इसकी क्या गारंटी है, या हमको कौन गारंटी देगा कि यहाँ आकर के सीटें जीत करके फिर दोबारा ना पलटी मार जाए, फिर बीजेपी में चले जाए। तो जो आदमी 4 साल में 4 सरकार बना दिया हो, जिससे अगर आप बताइए 4 साल में 4 सरकारें बनेगी तो उस राज्य का क्या हाल होगा। ऐसे ही हमारा राज्य पिछड़ा है,
कोई काम ही नहीं हो रहा बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए। बिहार में सबसे ज़्यादा शासन तो आप ही का रहा। तो हमने काम भी किया है, हमने तो कहा हमने काम किया, लेकिन हमने गिनवाया नहीं। फिर भी बिहार को पिछड़ा राज्य ही कहा जाता है अभी भी। तो आप केंद्र अगर सहयोग नहीं करेगा, आप आंकड़े निकाल लीजिए, जब तक हमारा शासनकाल रहा और जब हम सेंट्रल में रहे और बीजेपी स्टेट में रही, कितना पैसा गया बिहार राज्य को, और हम मांगते रह गए। स्पेशल पैकेज की बात है, ये राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी तब अटल बिहारी जी की सरकार थी, उस समय बिहार झारखंड अलग हुआ था, उस समय नीतीश कुमार जी केंद्र मंत्री थे। गांधी मैदान में राबड़ी देवी जी ने ये मांग की कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले, ताकि पिछड़ा जो राज्य है बिहार और राज्यों के मुकाबले आगे बढ़े। लेकिन उस समय नीतीश जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवाने दिया, और जब वो मुख्यमंत्री बने तब यही बात करने लगे। लेकिन आज तो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, आज तो केंद्र में और राज्य में एक ही अलायंस की सरकार है, तो अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले